नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो बचपन में समुंदर के किनारे अखबार बांटता था और एक दिन भारत को रॉकेटों के बल पर आसमान तक ले गया। ये इंसान बस एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो थे एक ऐसी सोच, एक युग की नींव, एक आत्मा जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। इनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो मुस्कुराना चाहता है, जो गिरकर उठता है, जो सपने देखता है और फिर उन्हें पूरा करता है। कलाम जी कहते थे, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। चलिए जानते हैं उस वक्त की कहानी जो भारत के DNA का हिस्सा बन चुके हैं और हर स्कूल में उनकी फोटो है, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट उनकी किताबें पढ़ता है, हर आर्मी जवान उनका सम्मान करता है, हर युवा उनका सपना जीता है। दिन था 15 अक्टूबर 1931 का, जगह थी रामेश्वरम, तमिलनाडु। समुंदर के लहरों के बीच एक छोटी सी बस्ती, जहां एक गरीब पर ईमानदार मुस्लिम परिवार में एक लड़का पैदा होता है। नाम दिया गया अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। आगे चलकर दुनिया उसे जानने वाली थी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। कलाम जी के पिता जलालुद्दीन एक इमाम थे जो रामेश्वरम में नौका चलाने वाले लोगों की मदद करते थे। माँ आशियामा एक हाउसवाइफ थी। परिवार पैसों में अमीर नहीं था, लेकिन संस्कारों में धनवान था। छोटे कलाम बचपन से ही शांत स्वभाव के, अनुशासित और जिज्ञासु थे। उन्हें आसमान की ऊंचाइयों में कुछ अलग ही आकर्षण था। जब भी वो रामेश्वरम के आसमान में उड़ता हवाई जहाज देखते, उनकी आंखों में चमक आ जाती। पैसे कम थे, इसलिए छोटी सी उम्र में कलाम जी ने अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह सुबह उठना, अखबार उठाना, बांटना और फिर स्कूल जाना, ये था उनका रोज का रूटीन। उन्हें पता था अगर कुछ बनना है तो मेहनत से डरना नहीं। स्कूल में कलाम जी एक एवरेज स्टूडेंट थे, मार्क्स में नहीं लेकिन सोच में अलग थे। उनका विशेष रुझान था गणित और विज्ञान में। टीचर्स उनकी ईमानदारी और डेडिकेशन से प्रभावित थे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, पर उनका मन कहता था मुझे कुछ और करना है, मुझे उड़ना है। इसी जज्बे के साथ कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये वही जगह थी जहां उनके सपने सच होने शुरू हुए। MIT में कलाम जी को एक प्रोजेक्ट बनाना था, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट डिजाइन। समय कम था और प्रेशर ज्यादा। उनके प्रोफेसर ने कहा अगर प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम जी ने दिन रात एक कर दिया, नींद, खाना सब कुछ भूल गए। और जब प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हुआ तो प्रोफेसर ने कहा तुम में एक अलग रोशनी है, तुम एक दिन देश के लिए कुछ बड़ा करोगे। इंजीनियरिंग के बाद बस आगे वही रोशनी कलाम जी ने अपनी जिंदगी में जलाए रखी। सन 1958 में MIT से डिग्री लेने के बाद मात्र 27 साल की उम्र में कलाम जी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO के नाम से भी जानते हैं, वहां नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका असली जुनून था रॉकेट्स। इसलिए कुछ सालों बाद 1960 में वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO से जुड़ गए। यहाँ उन्हें एक महान दायित्व मिला, भारत का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का यानी SLV। दोस्तों, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी हमारी खुद की सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक भेजने के लिए हमें एक रॉकेट चाहिए था, वो था SLV। SLV 3 के प्रोपल्शन सिस्टम और इग्निशन
सीक्वेंसेस पर काम करके उन्होंने एक ऐसा बेस बनाया जिससे आगे चलकर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कॉम्बिनेशन तैयार हो सका। 18 मई 1974 पोखरान भारत का पहला एटम बॉम्ब टेस्ट। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर राजा रमन्ना और टीम में थे साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर होमी सेठना और एक युवा टैलेंट एपीजे अब्दुल कलाम। 1974 का टैलेंट ऑफिशियली पीसफुल एटम बॉम्ब एक्सप्लोजिव था, लेकिन दुनिया समझ गई थी भारत के पास कैपेबिलिटी है। अमेरिका और यूरोप शॉक हो गए, सैंक्शंस लगे, भारत को आइसोलेट किया गया और कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने एक छुपा हुआ संकल्प ले लिया। अगली बार सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, दिखाएंगे कि भारत न्यूक्लियर पावर है। कलाम जी ने अपना हुनर एटम बॉम्ब टेस्ट में दिखाया और चुपचाप इसरो में एसएलवी पर काम करते रहे। 1980 के दशक में जब दुनिया अपनी स्पेस रेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही थी, भारत एक मोड़ पर था, अपने दम पर कुछ कर दिखाने का मोड़। कलाम जी का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाने का जो भारत को स्पेस में खुद का सैटेलाइट भेजने में सक्षम बना सके। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 का निर्माण एक महान लक्ष्य था, पर आसान नहीं था। भारत के पास ना तो एडवांस्ड गाइडलाइंस सिस्टम थे, ना रिलायबल प्रोपल्शन इंजन्स, ना ही टेस्ट रेंज फैसिलिटीज। डॉक्टर विक्रम साराभाई के लक्ष्य को आगे ले जाते हुए कलाम जी ने 1979 में SLV का पहला लॉन्च किया और वो फेल हो गया। सैटेलाइट समय से पहले ओशियन में गिर गया। किसी और के लिए शायद ये अंत होता, लेकिन कलाम जी के लिए ये था एक नया आरंभ। कलाम जी ने तुरंत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा गलती मेरी है, पर जब अगले साल 1980 में लॉन्च सफल हुआ तो टीम को आगे किया, क्रेडिट उनका है। 1980 में SLV-3 पूरी तरह से तैयार हो गया और भारत का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च हुआ, रोहिणी 1, अपने देश के रॉकेट से, और दुनिया ने भारत का नाम स्पेस क्लब में शामिल कर दिया। कलाम जी यहाँ नहीं रुके, वो अपने एक और सपने में लग गए, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार करना जो भारत की रक्षा में ना केवल ताकतवर हो बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी हो। उन्होंने 5 पैरेलल मिसाइल प्रोजेक्ट्स शुरू किए। पहला अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विद लॉन्ग रेंज, दूसरा पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तीसरा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, चौथा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, पांचवा नाग एंटी टैंक मिसाइल। एक साइंटिस्ट महायुद्ध था जिसमें बजट कम था, टाइम कम था, प्रेशर हाई था और एक्सपेक्टेशंस आसमान छू रही थी। अग्नि का पहला टेस्ट हुआ 1989 में। कलाम जी और उनकी टीम लॉन्च पैड पर थी, आंखों में सपना, हाथों में कंट्रोलर। लॉन्च सफल रहा। अग्नि ने टारगेट को 1500 प्लस किलोमीटर की दूरी से हिट किया। ये था एक संदेश दुनिया के लिए, भारत रेडी है। पृथ्वी, जिसका मतलब ही है धरती, भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। पृथ्वी को डेवलप किया गया बैटलफील्ड के लिए। ये मिसाइल 150 टू 350 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती थी। इसमें एक खूबी थी, गाइडेंस और एक्यूरेसी। ये जीपीएस या सैटेलाइट सिस्टम के बिना भी टारगेट को पूरी सफलता से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। 1994 में इसका इंडक्शन हुआ। भारत की सेना में कलाम जी ने कहा, अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट भी करें। कलाम हर जूनियर साइंटिस्ट के नाम याद रखते थे।
जब उनका प्रमोशन हुआ डायरेक्टर के रूप में, तो सबसे पहले लॉन्च हॉल में जाके जूनियर स्टाफ के साथ बैठ गए। बोले, डेजिग्नेशन का मतलब डिस्टेंस नहीं होता, एक रॉकेट तभी उड़ता है जब सब इंजन मिलके काम करे। रॉकेट सिर्फ फ्यूल और डिजाइन से नहीं चलता, टीम वर्क से चलता है। 1980s में कलाम जी ने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स बनाए। उन मिसाइल्स को एक दिन न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए भी तैयार करना था, पर सरकारी नीतियों, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कोई भी सरकार ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट की बात नहीं करती थी। लेकिन फिर 1998 देश में नई सरकार बनी। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसीजन लिया, अब वक्त आ गया है। 11 मई 1998 पोखरान, राजस्थान के रेगिस्तान में एक एक्सट्रीम सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन शक्ति 1 से लेकर शक्ति 5 तक 5 न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट होने थे, जिसमें फिजन डिवाइस, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, सब किलोटन बॉम्ब्स शामिल थे। पूरे ऑपरेशन साइंटिफिक फेज थे। डॉक्टर कलाम जी, उन्होंने डीआरडीओ और बीएआरसी के साइंटिस्ट के साथ मिलके एक इम्पॉसिबल टेस्ट को पूरा करना था, बिना सीआईए, एनएसए या सैटेलाइट एजेंसीज को पता चले। सब कुछ अंडरग्राउंड था। टेस्टिंग शैफ्ट्स रात्रि के अंधेरे में खोदे गए, इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युअली डाले गए, सब कुछ कोड वर्ड्स में था। और जब वक्त आया, धरती का सीना फटा और भारत गुनगुना उठा। 5 टेस्ट कंप्लीट सक्सेस। पूरा देश जश्न में था, दुनिया चौंक गई। कल तक जिसे डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, आज न्यूक्लियर पावर बन गया था। कलाम जी सिर्फ डिजाइन और एग्जीक्यूशन का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि मॉरल और स्ट्रैटेजी में भी टॉप लीडरशिप दिखाई। उन्होंने एक बार कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग बॉम्ब्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग करेज। और यही उनकी खास बात थी। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, राष्ट्र के वीर थे। उन्होंने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नींव रखी। पीएम वाजपेयी जी ने अनाउंसमेंट के दौरान कहा, वी हैव अ बिग बॉम्ब एंड वी हैव अ बिगर मैन बिहाइंड इट, डॉक्टर कलाम। यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, जापान ने इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर दिए, यूएन ने कंडमनेशन दी, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। और कलाम जी ने यूथ के नाम एक संदेश दिया, अगर तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है तो दुनिया के प्रोटेस्ट भी तुम्हारा समर्थन बन जाते हैं। डॉक्टर कलाम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो ये मानते थे शांति तभी संभव है जब ताकत हो। इसलिए उन्होंने पोखरान के बाद एक और पहल ली, स्टूडेंट्स और यूथ को इंस्पायर करने की। उन्होंने कहा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक सीधी लाइन नहीं, एक जिम्मेदारी है और हमारा राष्ट्र इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। पोखरान 2 के बाद डॉक्टर कलाम जी भारत के हर नागरिक के हीरो बन गए। उनके पोस्टर्स स्कूलों में लगे, उनका नाम टेक्स्ट बुक्स में आया और वही सफर उन्हें ले गया राष्ट्रपति भवन की ऊंचाइयों तक। समय था साल 2002 का। भारत एक नए मोड़ पर खड़ा था। तब देश को चाहिए था एक ऐसा नेता जो ना केवल राजनीति समझे, बल्कि जिसे साइंस की भाषा, युवाओं की भावना और समझ के सपने समझ आए। तब आवाज उठी, कलाम को राष्ट्रपति बनाओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने SLV-3 बनाया, अग्नि और पृथ्वी लॉन्च किए, भारत का पहला एटम बॉम्ब स्माइलिंग बुद्धा के रूप में पोखरान के रेगिस्तान में भारत का न्यूक्लियर स्वाभिमान जगाया। अब तैयार थे एक नए मिशन के लिए। देश का एक वैज्ञानिक जिसके मन बच्चों में
और नजर भारत के भविष्य पर थी, अब राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। 2002 में कलाम जी राष्ट्रपति चुने गए, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बने। उनकी छवि इतनी पवित्र थी कि सभी दलों ने मिलकर उनका समर्थन किया। राष्ट्रपति भवन की दीवारें शायद हैरान थी कि एक व्यक्ति जो ना राजनीति से आया, ना डायनेस्टी से, लेकिन जनता के दिल से निकला। कलाम जी सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बने, वो बने हर स्टूडेंट के हीरो, हर टीचर के सपने का शिष्य और हर भारतीय के गर्व के प्रतीक। कलाम जी राष्ट्रपति बनने के बाद स्कूल जाके बच्चों से बात करते थे, उनके सवालों के जवाब दिया करते थे। एक छोटी सी बच्ची ने एक बार उनसे एक सवाल पूछा, सर आप प्रेसिडेंट क्यों बने? कलाम जी मुस्कुराए और बोले, मैं प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि तुम सोच सको कि तुम भी बन सकती हो। राष्ट्रपति के रूप में भी कलाम जी ने टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो जनता के जीवन को बेहतर बना, जैसे रूरल सोलर एनर्जी मॉडल्स, PURA प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, गांव में शहर जैसे सुविधाएं और टेलीमेडिसिन, दुर्गम क्षेत्रों में हेल्थ कनेक्टिविटी। कलाम जी राष्ट्रपति भवन में सिर्फ लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक देश को जगाने के लिए कदम उठाए। उनका सपना था इंडिया 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उनका सबसे गहरा रिश्ता बना इंडिया के यूथ के साथ। हर कॉलेज विजिट में ऑडिटोरियम भर जाते थे। बच्चे खड़े होकर पूछते, सर साइंटिस्ट कैसे बने आप? आपके फेवरेट मिसाइल्स कौन से हैं? और कलाम जी हर सवाल का जवाब देते मुस्कान के साथ, दृष्टिकोण के साथ। एक स्कूल के बच्चे को उन्होंने कहा, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। उनका सिग्नेचर स्टाइल, कोट के ऊपर व्हाइट शर्ट, सिंपल हेयर स्टाइल और आंखों में चमक। बच्चे उन्हें कलाम सर कहते थे। एक राष्ट्रपति को सर कहना शायद पहली बार इतना अपनापन देखा गया। हर ऑफिसर को वो एक ही बात कहा करते थे, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सल्यूट एनीबडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीबडी। 2005 में उन्होंने एक ऐसा बिल साइन किया जिसे बाद में कंट्रोवर्शियल माना गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। बाद में उन्होंने खुद पब्लिक फोरम पर कहा, मुझे अफसोस है, शायद मुझे और अध्ययन करना चाहिए था। यही तो उनकी ग्रेटनेस थी, गलती होने पर माफी मांगने का साहस। 2007 में उन्होंने दूसरा टर्म राष्ट्रपति का नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उनका जवाब था, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं देश के बच्चों में सपने जगाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन से ज्यादा मुझे क्लासरूम प्यारा है। और इसके बाद कलाम सर फिर से निकल पड़े एक यात्रा पर। देश भर में कॉलेजेस, विलेजेस, स्टार्टअप्स में जाकर लोगों से मिलने लगे। साल था 2015, महीना जुलाई का, दिन था 27 और जगह थी IIM शिलोंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 83 साल की उम्र में भी थके नहीं थे। उनके हाथों में लैपटॉप था, उनकी आंखों में वही चमक। उनका विश्वास था कि मैं जब तक जिंदा हूं कुछ सिखाता रहूंगा। वो IIM शिलोंग पहुंचे। ऑडिटोरियम छोटी सी जगह थी पर जज्बा बड़ा था। उनका लेक्चर था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उन्होंने शब्द कहे, लेट अस इग्नाइट द यूथ माइंड्स, और फिर अचानक उनका शरीर हिलने लगा। लैपटॉप के बगल में गिर गए, सब कुछ थम सा गया। डॉक्टर्स भागे, CPR दिया गया, पर कुछ काम नहीं आया। 27 जुलाई 2015 शाम के वक्त भारत ने अपना सपनों का सिपाही खो दिया। उनके कफन के साथ था एक किताब, एक कलम और एक सपना, इंडिया 2020। डोंट डिक्लेयर हॉलिडे ऑन माई डेथ,
इंस्टेड वर्क एन एक्स्ट्रा डे इफ यू लव मी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस वीडियो में जिस भारत की शान के बारे में हम बात कर रहे थे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।